न्याय चाहिए, मेरे को न्याय चाहिए, मेरे को न्याय चाहिए। 24 नवंबर 2024 की रात बम्बई के अंधेरी ईस्ट के इलाके में वाक़ कंकिया रेन फॉरेस्ट की एक बिल्डिंग में इंडियन एयरलाइन की एक पायलट सृष्टि अपनी मदर से फ़ोन कॉल पर नॉर्मल बातचीत कर रही थी। सब कुछ नॉर्मल था और लाइफ मामूल के मुताबिक चल रही थी। सृष्टि ने उस दिन चेन्नई से बम्बई की तरफ अपनी फ्लाइट पूरी की थी और रात 12:30 के करीब अपनी मदर को वीडियो कॉल की थी। कॉल के दौरान सृष्टि काफ़ी खुश थी। उन्होंने अपनी मदर को दिन भर होने वाली उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में बताया था। वो अगले दिन की फ्लाइट के लिए बहुत एक्साइटेड थी। सृष्टि के पिता का जन्मदिन ठीक 3 दिन के बाद यानी 27 नवंबर को होने वाला था। सृष्टि ने बर्थडे की तैयारियों का जिक्र भी किया था और अपनी मदर को बताया था कि वो इस बार इस बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए कुछ नया, कुछ अलग करने वाली है। सृष्टि की प्रोफेशनल और फाइनेंशियल लाइफ भी बिल्कुल सेट जा रही थी। रिसेंटली सृष्टि को इंटरनेशनल फ्लाइट्स करने का एक्सपीरियंस हुआ था। उसके हार्डवर्क को देखते हुए उसकी प्रमोशन भी की गई थी। सृष्टि की मदर का ख्याल ये था कि सृष्टि इस सब से बहुत खुश थी, लेकिन इस फोन कॉल के बंद होने के सिर्फ 4 घंटे के बाद सब कुछ बदल जाता है। सृष्टि की लाइफ एक ऐसा मोड़ लेती है जिससे उसके चाहने वाले शॉक में चले जाते हैं। 25 नवंबर की सुबह उसकी लाइफलेस बॉडी उसके अपार्टमेंट में डाटा केबल से लटकी हुई पाई गई। ये घटना हर किसी के लिए एक बड़ा झटका थी। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था? सीसीटीवी फुटेज और फोन कॉल्स जैसे कुछ सबूत इस केस को बेहद मिस्टीरियस बना देते हैं। वेलकम टू द शो। यू आर वॉचिंग द केस ऑफ सृष्टि तुल्ली। सृष्टि तुल्ली उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव गोरखपुर में पैदा हुई थी, जहां से उसने अपनी अर्ली एजुकेशन पूरी की थी। सृष्टि तुल्ली गोरखपुर की फर्स्ट फीमेल पायलट थी और इसी को रिकॉग्नाइज करते हुए उन्हें यूथ आइकॉन अवार्ड भी मिल चुका था। सृष्टि एक आर्मी बैकग्राउंड से थी। उसके दादा ने 1971 की वॉर में कंट्री के लिए अपनी जान निछावर की थी। सिर्फ 25 साल की उम्र में सृष्टि का पायलट बनने का सपना पूरा हो गया था। सृष्टि एक जॉइंट फैमिली में अपने माता पिता, बहन भाइयों और चाचा की फैमिली के साथ रहती थी। वो रिसेंटली ही अपने कैरियर और जॉब की वजह से मुंबई में शिफ्ट हुई थी और अब अंधेरी ईस्ट के इलाके में एक फ्लैट में रह रही थी। इस बिल्डिंग के आसपास सृष्टि के पड़ोस में इंडिया के कुछ जाने माने और कुछ न्यू पायलट्स रहते थे। सृष्टि का सोशल सर्कल इन्हीं पायलट्स के इर्द गिर्द घूमता था। सृष्टि की फैमिली ने बताया था कि वो बचपन ही से काफ़ी ब्रेव थी और फौजी बनना चाहती थी, लेकिन उसकी फैमिली की तरफ से मना करने पर उसने एक दूसरा कैरियर यानी एक कमर्शियल पायलट बनने का डिसीजन लिया था। ट्रेनिंग के दौरान सृष्टि की कई सारी दोस्तियां हुई और उन्हीं में से एक दोस्त आदित्य पंडित भी था। सृष्टि ने अपनी ट्रेनिंग और पायलट बनने की परीक्षा दोनों ही पूरी कर ली थी। वो एक बहुत काबिल और मेहनती पायलट थी। बहुत जल्द उसके हार्डवर्क को देखते हुए उसे इंटरनेशनल फ्लाइट्स की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई थी। लेकिन दूसरी तरफ बार बार की कोशिश के बाद भी आदित्य पायलट बनने की परीक्षा पूरी नहीं कर पाया था और आखिरकार थक कर उसने एक गाड़ियों का बिजनेस शुरू किया था। आदित्य फरीदाबाद का रहने वाला था। ट्रेनिंग के दौरान आदित्य और सृष्टि की दोस्ती रिलेशनशिप में बदल चुकी थी। आदित्य अक्सर सृष्टि से मिलने उसके फ्लैट पर आया करता था। 24 नवंबर संडे की रात आदित्य सृष्टि के फ्लैट में उसके आसपास ही मौजूद था। जब सृष्टि ने अपनी मदर को कॉल की थी तब भी आदित्य वहाँ पर मौजूद था। फ्लैट में लगे सीसीटीवी कैमरों में दोनों को एक साथ फ्लैट में आते देखा गया था। सृष्टि काफी खुश नजर आ रही थी। दोनों ने साथ मिलकर डिनर किया था, लेकिन फिर आदित्य के अकॉर्डिंग दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है और झगड़े के बाद 12:09 पर आदित्य फ्लैट से चला जाता है। इसके जाने के बाद इन दोनों में 11 फोन कॉल्स एक्सचेंज हुई थी, क्योंकि सृष्टि आदित्य को फोन कॉल पर बार बार वापस आने का कह रही थी। इसने आदित्य को ये धमकी दी थी कि अगर वो वापस ना आया तो वो खुद को कोई नुकसान पहुंचा लेगी। आदित्य के अकॉर्डिंग जब उसने सृष्टि की ये धमकी सुनी तब वो सृष्टि के फ्लैट से लगभग 25 किलोमीटर दूर जा चुका था। उसने गाड़ी फ्लैट की तरफ मोड़ दी, लेकिन फिर भी फ्लैट में सृष्टि के पास पहुंचने तक उसे सुबह 4 बजे तक का समय लग गया था। आदित्य के अकॉर्डिंग जब वो फ्लैट पर पहुंचा तब उसने मुसलसल 1 घंटे तक सृष्टि के डोर पर नॉक किया था, लेकिन कोई भी जवाब ना मिलने पर वो परेशान हो गया और सृष्टि और आदित्य की एक और कॉमन फ्रेंड जिसका नाम उर्वी था इसको लेने के लिए चला गया ताकि वो दोनों मिलकर फ्लैट के अंदर जा सके। वो दोनों जब आए तो अपने साथ एक लॉक स्मिथ को भी लेकर आए। इस सारे सिनेरियो ने कई सारे सवालों को जन्म दे दिया था, क्योंकि आमतौर पर ऐसी सिचुएशन में जब आपको फ्लैट के अंदर मौजूद शख्स की जानिब से खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई हो और बार बार आपके दरवाजा बजाने पर भी अंदर से कोई रिस्पॉन्स ना आए तो आपके जहन में चिंता बनती है कि कोई अनहोनी ना हो गई हो। ऐसे समय पर एक एक सेकंड कीमती होता है और इंसान अपने हवासों में नहीं रहता। लेकिन आदित्य बड़े पुरसकून तरीके से दरवाजा ना खुलने पर वहाँ से जाने
और अपने साथ एक लॉक स्मिथ को लाने का फैसला करता है, जो काफी अजीब था और शक व शुबा पैदा करने वाला था, क्योंकि आदित्य का पहला स्टेप आस पड़ोस में मौजूद लोगों से हेल्प लेने का होना चाहिए था, या ये भी हो सकता था कि वो चीखों पुकार कर लोगों को इकट्ठा करता। लेकिन इसका लॉक स्मिथ को लेने के लिए जाने का ये फैसला शक पैदा करता था और ये सोचने पर मजबूर करता था कि आदित्य को सारी सिचुएशन के बारे में पहले से इल्म था, इसलिए उसने बड़ी होशियारी से सब प्लानिंग की थी। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि सृष्टि ने अपने साथ जो भी कुछ किया था वो लिविंग रूम में किया था, एक ऐसी जगह जो दरवाजा खुलते ही नजर आ जाती है। लॉक स्मिथ के मुताबिक लॉक खोलने के बाद उसने सुकून से अपने औजार भी समेटे थे और अपने पैसे भी वसूल किए थे, लेकिन इस दौरान आदित्य और उर्वी ने दरवाजा नहीं खोला था और ना ही दरवाजा खोलने की कोई जल्दी दिखाई थी। हालांकि ऐसी सिचुएशन में इंसान हर बराकर लॉक खोलने के बाद दरवाजा खोलता है, और इसके साथ साथ लॉक स्मिथ ने ये भी बताया था कि जाने के बाद भी पीछे से इसे कोई शोर शराबा सुनाई नहीं दिया, जो इस सारी सिचुएशन को और भी ज्यादा रहस्यमय बनाता है। यहाँ एक और अहम चीज ये भी थी कि सृष्टि के अपार्टमेंट की 3 चाबियां थी, जिनमें से एक गायब थी। ये सारे इंसिडेंट्स जो सृष्टि की मौत के आसपास के टाइम पर हुए थे वो काफी अजीब थे और बहुत से सवालों को जन्म देते हैं, और तमाम तरह डाउट्स ना चाहते हुए भी आदित्य की तरफ ही जाते हैं। अगर आदित्य निर्दोष भी थे, फिर भी इस सेंसिटिव टाइम पर उसने कुछ ऐसे फैसले लिए जो इनकी परिस्थिति को मिस्टीरियस बनाते हैं। पहले डोर को खोलने में देर करना, आसपास के लोगों को शोर शराबा करके इकट्ठा ना करना, लॉक स्मिथ के जाने के बाद ही दरवाजा खोलना और सृष्टि के फ्लैट की तीसरी चाबी का खो जाना, ये सारे इंसिडेंट्स ऐसे थे जो आदित्य और उनके साथ मौजूद उर्वी की पोजीशन को काफी ऑकवर्ड बना देते थे। एक और बड़ी गलती जो यहाँ पर आदित्य की तरफ से हुई थी वो ये थी कि उसने बगैर कोई तस्वीर बनाए सृष्टि की बॉडी को नीचे उतार लिया था। हालांकि ऐसे सेंसिटिव मैटर्स में एक तस्वीर सबूत के तौर पर लाजमी बनाई जाती है। इसके अलावा फ्लैट में सृष्टि के और दोस्त भी मौजूद थे, लेकिन आदित्य ने किसी को भी बताना या उनसे मदद लेना जरूरी नहीं समझा, जिससे ये लगता है कि इस केस के स्टार्ट ही से मुजरिम ये चाहता था कि इस मामले में ज्यादा लोग इन्वॉल्व ना हो। आदित्य और उर्वी ने आर्ट एंड क्राफ्ट्स के लिए यूज होने वाली एक कैंची से सृष्टि की डाटा केबल से लटकी हुई लाश को उतारने के बाद तुरंत उसे हॉस्पिटल पहुंचाया था, जहां डॉक्टर्स ने उसे डेड घोषित कर दिया था। उर्वी ने हॉस्पिटल ही से सृष्टि की एक कजन राशि को कॉल करके बताया था कि सृष्टि अब इस दुनिया में नहीं रही और उसने अपने साथ ये सब कुछ कर लिया। राशि को ये सब सुन पहले तो बिलीव ही नहीं हुआ, लेकिन ये दुख भरी न्यूज घर वालों को देने तमाम तर जिम्मेदारी अब राशि की थी। राशि अपने फादर को, जो कि सृष्टि के चचा थे, ये सब बताती है, जिस पर पहले तो वो विश्वास ही नहीं करते। वो राशि से उर्वी का नंबर लेकर उसे कॉल करके पूछने की कोशिश करते हैं। कॉल उठाने के 30 सेकंड तक तो उर्वी कुछ बोलती ही नहीं। 30 सेकंड के बाद वो फोन ये कहते हुए आदित्य को पकड़ा देती है कि ये आपको सब कुछ बताएगा। आदित्य ने ये सारी स्टोरी सृष्टि के अंकल को बताई और कहा कि आदित्य ने 100 बार सृष्टि के नंबर पर कॉल की थी और जवाब ना मिलने पर देखने के लिए पहुंचा कि सृष्टि ठीक भी है कि नहीं, जिस पर उसे सृष्टि की लाश ऐसे लटकी हुई मिली। सृष्टि के अंकल ये सवाल करते हैं कि क्या आदित्य ने तब सृष्टि की नब्ज देखी थी, जिस पर कॉल काट दी जाती है। हॉस्पिटल से दोबारा 7 बजे के करीब सृष्टि के अंकल के पास उनके आधार कार्ड्स का पूछने के लिए दोबारा कॉल जाती है। वो हॉस्पिटल वालों से पूछते हैं कि क्या उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, और जवाब ना की सूरत में मिलने पर वो इनसे पुलिस को इन्फॉर्म करने का कहते हैं, जिसके बाद बालाखिर सुबह 7:30 पर पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। सृष्टि के घर वाले 2 घंटे की फ्लाइट से बम्बई पहुंचते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने पर सृष्टि की कजन राशि आदित्य से सृष्टि का फोन और उसके पासवर्ड्स मांगती है, जिस पर आदित्य उसे बताता है कि उसे किसी भी पासवर्ड का इल्म नहीं। लेकिन बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान आदित्य ने पुलिस को वो सारे पासवर्ड्स दे दिए थे। यहाँ ये सवाल उठता है कि आदित्य ने पहले ये पासवर्ड्स क्यों छुपाए थे। सृष्टि के अंकल ने बम्बई पहुंचने पर सृष्टि के दोस्तों से भी बातचीत की थी। सृष्टि के दोस्तों ने ये बताया था कि सृष्टि और आदित्य एक टॉक्सिक रिलेशन में थे। दोनों में अक्सर छोटी छोटी बात पर झगड़ा हो जाया करता था और आदित्य कई दिनों के लिए सृष्टि का नंबर ब्लॉक कर देता था। एक बार आदित्य ने सृष्टि को बीच सड़क पर उतार दिया था और उसे वहीं छोड़कर चला गया था। और एक बार जब सृष्टि आदित्य के एक फैमिली फंक्शन में नहीं पहुंच पाई थी, तब भी आदित्य ने सृष्टि को 10 दिन के लिए ब्लॉक कर दिया था। सृष्टि के दोस्तों से ये भी पता चला कि आदित्य अक्सर सृष्टि से फाइनेंशियल हेल्प लिया करता था। ये पता चलने पर सृष्टि के अंकल उसके बैंक अकाउंट से 1 महीने में होने वाली ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड निकलवाते हैं, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि सृष्टि ने पिछले 15 दिनों में 2 बार पैसे ट्रांसफर किए थे। एक बार 15,000 और
दूसरी बार 50,000 ये पैसे आदित्य के बहन और बहनोई के अकाउंट्स में ट्रांसफर किए गए थे। लेकिन आदित्य की फैमिली का ये कहना था कि आदित्य ने सृष्टि को 15 लाख की गाड़ी गिफ्ट की थी और सृष्टि ने 2 लाख रुपए उधार ले रखे थे, जिनको वो थोड़ा थोड़ा करके वापस कर रही थी। बट अगेन द क्वेश्चन इज कि ये उधार के पैसे आदित्य के अकाउंट्स में जाने की बजाय उसके बहन और बहनोई के अकाउंट्स में क्यों जा रहे थे। सृष्टि एक बहुत काबिल पायलट थी। बहुत कम टाइम में उसने अपने फील्ड में बहुत नाम कमाया था। वो गोरखपुर का प्राउड थी। उसकी रिसेंटली प्रमोशन हुई थी और अब वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर भी जा रही थी। ऐसे में इसकी सैलरी इतनी हैंडसम थी कि उसे कभी किसी से 2 लाख रुपए उधार लेने की जरूरत न पड़ती। वो एक अच्छे वेल टू डू बैकग्राउंड से आती थी और अपने लिए एक घर कंस्ट्रक्ट करवा रही थी। तो इस सिचुएशन में उसे उधार लेने की जरूरत क्यों पेश आई। आदित्य का रूड बिहेवियर भी उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। वो हमेशा से उसे झेलती आ रही थी। हमेशा ही आदित्य उसे छोटी छोटी बात पर ब्लॉक कर दिया करता था और उस पर चीखता चिल्लाता था, इसका बेमान करता था। फिर उस रात ऐसा क्या अनोखा था आदित्य के बिहेवियर में जिसने क्या वाकई सृष्टि को ऐसा स्टेप लेने पर मजबूर किया हो, या ये उसके साथ किसी दूसरे ने कर दिया था और सबूतों को मिटाने के लिए इस केस को उलझा दिया गया था। ये इंडिया की तारीख का एक ऐसा मिस्टीरियस केस था जो शायद एक मिस्ट्री ही रहे और इस सवाल का जवाब शायद कभी ना मिल पाए कि सृष्टि ने अपनी जान खुद ली या उसकी जान लेने वाला कोई और था। आदित्य को दोषी साबित करना पुलिस का काम है और ये केस अभी भी इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है। सृष्टि की फैमिली पे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से पूरी तरह से सेटिस्फाई है, लेकिन फिर भी आदित्य की जानिब से किए गए फैसले उनको शक के दायरे में लेकर आते हैं। सृष्टि के पेरेंट्स इस केस को लेकर एक स्ट्रॉन्ग थ्योरी रखते हैं। उनका ये मानना है कि आदित्य जानबूझकर फ्लैट से बाहर निकला ताकि वो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए और फिर वो पिछले दरवाजे से दाखिल हुआ और उसने ये अपराध किया। ये भी एक संभावना है कि सृष्टि का मर्डर किसी और ने किया हो और आदित्य को जानबूझकर इसमें फंसाने के लिए बार बार कॉल्स करके वापस बुलाया गया हो। ये मामला बेहद संजीदा और रहस्यमय है। इसे डिटेल जांच की जरूरत है ताकि सच्चाई सामने आ सके। इस केस से हमें ये सीख मिलती है कि एक टॉक्सिक रिलेशन हमारी जान से ज्यादा वैल्यूएबल नहीं होना चाहिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।